प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है पुनर्जागरण का महत्व और उसके परिणाम। यानी हम 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य जिस पुनर्जागरण की बात करते हैं, उस पुनर्जागरण को हम इतना अधिक महत्व देते हैं और वास्तव में वो जो मध्यकाल और आधुनिक काल है कि मध्य का जो काल है, संक्रमण का काल, वो पुनर्जागरण का काल है, और जिसमें अंधश्रद्धा, तर्कहीन बातें हैं, जिसमें बौद्धिकता, विवेकशीलता, वैज्ञानिकता, तार्किकता का कोई स्थान नहीं था। उसके स्थान पर नवीन विचार, यूं कह सकते हैं निराशावाद से आशावाद, अंधश्रद्धा के स्थान पर मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो ये सारी चीजें हमें जिस शब्द में दिखाई देती हैं वह है पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण अपने आप में कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बड़ा एक विचार है, एक बुद्धि की, तर्क की, विज्ञान की एक अभिव्यक्ति है, जो हमें तत्कालीन यूरोप के विभिन्न पक्षों में हमें दिखाई देती है। समाज, संस्कृति, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इससे परे हम बात करें तो कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और अपने विचारों के क्षेत्र में, अपने दृष्टिकोण के क्षेत्र में हमें ये परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। तो हम बात करते हैं कि इस पुनर्जागरण का महत्व और परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहला जो महत्व था इस पुनर्जागरण का, परिणाम था, वो था मानव केंद्रित चेतना का उत्कर्ष। यानी मानवीयता इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जब हम मानवीयता की बात करते हैं, मानव की बात करते हैं, तो जब हम एक तरफ एक अतार्किक व्यवस्था थोप देते हैं, अमानवीय, अतार्किक, विवेकहीनता की बात हम जब थोप देते हैं, तो उसमें मानवीयता कहाँ है? मानव का सर्वांगीण विकास, सभी मानव का, पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मानव, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की, उनकी उन्नति की, उनकी मुक्ति की, उनके उत्थान की जो बात है, जो करते हैं, प्रयास करते हैं, वही मानववाद है। तो मानव केंद्रित जो चेतना है वो इसमें हमें प्रखर रूप से मुखर होती हुई दिखाई देती है। आधुनिक युग के विकास के साथ साथ मानववादी चेतना एक परम मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। पुनर्जागरण काल में अनेक मानववादी विचारक हुए, जिसने के मानव के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का आधार बिंदु स्वयं मानव होना चाहिए। मानव किसी पूर्व निर्धारित धार्मिक भूमिका का यांत्रिक एवं जड़ पात्र नहीं है। वह एक स्वतंत्र, चिंतनशील और सहज अनुभूतियों से युक्त एक इकाई है, जिसे अपने वास्तविक एवं प्रत्यक्ष लौकिक जीवन के उत्कृष्ट एवं आनंद के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जैसे पेट्रार्क को हम मानववाद का पिता मानते हैं, जिन्होंने मानव के
विकास के लिए और मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण हमें एक संदेश दिया, हमें एक भाव दिया, एक क्षेत्र दिया, एक उसके महत्व को प्रतिष्ठापित किया कि मानव संपूर्ण गतिविधियों का, विकास का, उत्थान का केंद्र होना चाहिए और उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का प्रकृति के सामंजस्य के साथ उसका उत्थान होना चाहिए। दूसरा जो परिणाम और महत्व था वो था बुद्धिवाद या विवेकशील दृष्टिकोण का उदय। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे हम बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या मैं ऐसा कहता हूं ये सही है? जैसे महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए ये सत्य है, इसको मत मानो आप। मैं कहता हूं इसलिए ये सत्य है, ऐसा नहीं है। आप उस चीज को वो सत्यता की कसौटी पर कस के देखो, उसको प्रयोग करके देखो, अपने व्यवहारिक जीवन में अमल में ला के देखो कि क्या ये वास्तव में सत्य है, सही है। फिर उसको आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक के आधार पर उसको तय करो। तो यही चीज है कि पुनर्जागरण के बाद अब मनुष्य किसी भी चीज को अंधभक्त होकर अतार्किक और विवेकहीन अवस्था में सोचने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो अपनी बुद्धि, तर्क और विज्ञान और विवेक के आधार पर उसका विश्लेषण करके, प्रयोग करके उसको सत्य या असत्य, सही या गलत वो मानना चाहता था, उसको अमल करना चाहता था। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया जाता था कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है या किसी धर्म गुरु द्वारा कही गई है। लोग अपनी बुद्धि और विवेक के इस प्रयोग से कथनों की तार्किक संगति और सत्य से संतुष्ट होना चाहते थे। तीसरा जो परिणाम था, महत्व था, वो था वैज्ञानिक चेतना और उपलब्धियों एवं आविष्कार। वैज्ञानिक चेतना, उपलब्धि और आविष्कार। आधुनिक वैज्ञानिक युग की नींव पुनर्जागरण काल में ही देखी जाती है। मानववादी एवं बुद्धिवादी चेतना से वैज्ञानिक मन स्थिति का आविर्भाव हुआ, जिसका अर्थ है सही प्रेक्षण प्रयोग द्वारा सिद्ध होने पर ही प्राकृतिक या मानवीय जगत के किसी नियम या कार्य कारण संबंध को स्वीकार करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उदय के बाद पुनर्जागरण युग में अनेक वैज्ञानिक नियमों की खोज की गई एवं अनेक यंत्रों के आविष्कार की आधारभूत तैयारी की गई। आधुनिक काल में हुई अद्भुत वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति का सूत्रपात पुनर्जागरण काल में ही हमें दिखाई देता है। चौथा परिणाम और महत्व था व्यक्तिवाद, स्वतंत्र चिंतन और आत्म चेतना। मानववादी चेतना बुद्धिवाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी चिंतन को पोषित किया। व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास की स्वतंत्र एवं असीम संभावनाओं से परिचित हो गया। वह एक स्वतंत्र चिंतक हो गया एवं स्वतंत्र जीवन शैली का अनुसरण करने लगा, जो धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दबावों से मुक्त थी और मूलतः उसकी व्यक्तिवादी आकांक्षाओं से अनुप्रेरित थी। मानववाद एवं व्यक्तिवाद में अंतर है। मानववाद का अर्थ है मानव के सामान्य एवं लौकिक क्रियाकलापों में अभिरुचि, अर्थात धार्मिक विषयों की तुलना में मानवीय विषयों में रुचि होना। व्यक्तिवाद का अर्थ है व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं प्रदर्शन में रुचि या व्यक्तिगत आकांक्षाओं की अनुपूर्ति और व्यवहार के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। पांचवा महत्वपूर्ण कारण, परिणाम और महत्व था राज्य और धर्म का पृथक्करण। यानी राज्य और धर्म दोनों अलग अलग होने चाहिए। सीधी भाषा में बात करें हम तो ये जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि राज्य अलग है और धर्म अलग है। मध्यकाल में राज्य एवं चर्च अनन्याश्रित रूप से संयुक्त थे, मिले हुए थे, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित थे। पुनर्जागरण युग में एक और चर्च के प्रभाव में कमी आई, दूसरे ओर बड़े राज्यों का उदय हुआ और राज्य और धर्म को अब अलग अलग आवश्यकताओं का पूरक माना जाने लगा और उनके कार्य क्षेत्रों के मध्य एक विभाजक रेखा भी खींची जाने लगी।
राज्य की स्वतंत्र अवधारणाओं का विकास हुआ। पुनर्जागरण के प्रमुख राजनीतिक चिंतक मैकियावेली ने अपनी कृतियों में चर्च एवं पादरियों का पर बड़ा उपहास यानी व्यंग्य किया है। और उनकी जो पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मैकियावेली ने लिखा कि पोप एवं पादरियों ने इटली की एकता में बाधा पहुंचाई है, इटली को जानबूझकर विभाजित बनाए रखा ताकि इटली वासी उनसे शांति का आशीर्वाद लेने उनके पास बार बार आते रहें। अतः मैकियावेली राजनीति के पूर्ण धर्मनिरपेक्षीकरण, दूसरे शब्दों में राज्य एवं धर्म के पृथक्करण के प्रखर हिमायती थे। और बाद में आप देखते हैं कि इन्हीं की सोच और विचार के आधार पर जो राज्य की भी जो शक्तियाँ थी, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया। छठा परिणाम था धर्म सुधार की आवश्यकता। पुनर्जागरण युग में तत्कालीन चर्च एवं उसके परंपरागत विश्वासों की अनेक दुर्बलताएं प्रकट हो गई। चर्च का एकाधिकार एवं प्रभुत्व कम होने लगा और चर्च की लोकप्रियता को बचाए रखने के लिए धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। पुनर्जागरण युग में मानववादी विचारकों द्वारा चर्च एवं धर्माधिकारियों के प्रति दिखाई गई उपेक्षा ने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। सातवां महत्व और परिणाम था राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण युग की एक अन्य महत्वपूर्ण देन थी। पुनर्जागरण काल में हुई विपुल आर्थिक प्रगति एवं नव अभिजात वर्ग के उदय ने और उनसे समर्थित राजकुमारों द्वारा सामंतवाद का उन्मूलन, इस प्रक्रिया ने सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत राज्यों को जन्म दिया। पुनर्जागरण काल में क्लासिक की भाषाएं जैसे यूनानी या लैटिन के स्थान पर देशज यानी स्थानीय भाषाओं जैसे इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, नॉर्वेजियन, स्वीडिश आदि में विपुल साहित्य का सर्जन हुआ, जिसने राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आठवां परिणाम और महत्व था पुनर्जागरण का मानववादी शिक्षा पद्धति का विकास। पुनर्जागरण ने मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली पारंपरिक शिक्षाओं एवं उनकी पद्धतियों की अपर्याप्तता को उजागर किया। शिक्षा की नवी अवधारणाओं की परिकल्पना की गई और मानववादी विधाओं और पद्धतियों पर आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। पुनर्जागरण के युग में शिक्षा की नई अवधारणाओं का प्रवर्तक विस्टोरियो द फेल्ट्रे को माना जाता है, जिसने सन 1425 में इटली में प्रथम मानववादी विद्यालय की स्थापना की, जिसमें नवीन शिक्षण पद्धतियों का व्यावहारिक प्रयोग किया गया। इस विद्यालय ने पुनर्जागरण युग के अनेक महत्वपूर्ण विचारकों को जन्म दिया। बाद में नवीन पद्धति पर आधारित अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी, जिनमें मेरबर्ग, लीडन, जेनेवा आदि स्थलों पर मानववादी शिक्षा केंद्र स्थापित हुए और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इस प्रकार पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास में अनेक आधारभूत परिवर्तनों का जनक बना। यह वह काल था जिसमें आने वाले आधुनिक युग की संभावनाओं के अनेक क्षितिजों को खोल दिया। ल्यूकस के शब्दों में मानवता के इतिहास में पुनर्जागरण सबसे अधिक विचारोत्तेजक एवं सृजनशील काल था। यह तीव्र संक्रमण महत्वपूर्ण उपलब्धियों का काल था। साहित्य, विज्ञान, कला, शिक्षा, आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन एवं संस्थाएं एवं सामाजिक जीवन, ये सभी इस काल में बड़े गहन स्तरों पर परिशोधित या रूपांतरित हो गए। उन्होंने आधुनिक काल की संस्कृति के लिए एक विस्तृत आधार प्रदान किया। यानी जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं तो हम किसी मौलिक सिस्टम या व्यवस्था के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था और सिस्टम की बात कर सकते हैं, मान सकते हैं, व्यवहारिक रूप से, यथार्थ रूप से ये स्वीकार कर सकते हैं कि कोई मौलिक सिस्टम की जरूरत थी या नहीं, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, जिसमें धर्म है, राजनीति है, समाज है, संस्कृति है, आर्थिक प्रगति है, शिक्षण संस्थाएं हैं, कला है, साहित्य है,
विज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर उनमें जो स्फूर्ति है, नव चेतना, नव जागृति, नवीन सोच, नवीन दृष्टिकोण, समय के साथ परिवर्तन, समयानुकूलता के अनुसार उनमें परिशोधन, परिसंवर्धन की जो आवश्यकता है, वही पुनर्जागरण है, वही विकास है, वही उत्थान है। तो ये चीजें हम जब पुनर्जागरण की बात करते हैं तो पुनर्जागरण में वही चीज है कि समाज, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सब कुछ है, लेकिन उसमें समय के अनुसार उन्नति, विकास, प्रगति, उत्थान, व्यावहारिकता, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, आविष्कार, आवश्यकता के अनुसार सभी क्षेत्रों में परिवर्तन, और वो भी तार्किक और वैज्ञानिक, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, मानव के विकास, सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए होने चाहिए। यही पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण परिणाम, उद्देश्य था। धन्यवाद।